नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी वोट चोरी के खिलाफ एकजुट विपक्ष के सवालों की, पटना में कांग्रेस के प्रदर्शन की, देखेंगे केरल में एसआईआर को लेकर क्या बैकफुट पर आया चुनाव आयोग, अरुणाचल में पीएम मोदी की रैली का क्यों हुआ विरोध, जानेंगे कर्नाटक में आलंद सीट पर वोट डिलीशन को लेकर बढ़े विवाद को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज, नकदी मामले में समिति की मदद करेंगे 2 वकील, रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को बनाया गया सलाहकार। त्रिपुरा में पीएम मोदी के कार्यक्रम में सहयोगी दल को ही नहीं बुलाया, भड़क गई टिपरा मुथा पार्टी विधायक रंजीत देव वर्मा बोले निमंत्रण नहीं मिलने से हम दुखी। उपराष्ट्रपति बदल सकते हैं लेकिन बीजेपी अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में नहीं बन पा रही सहमति। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 57 अंकों की गिरावट के साथ 82,102 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 32 अंकों की गिरावट के साथ 25,169 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खुलासों ने बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से तो खुद को बचाने की कोशिश की ही जा रही है, लेकिन जिस तरह बीजेपी नेता उसके बचाव में उतरे हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल और खड़े हो गए हैं। और अब इस पर एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, खासकर बिहार चुनाव से पहले मुद्दे को जोरों से उठा रहे हैं और उनकी ये कोशिश कामयाब भी हो रही है और हर किसी की जुबान पर अब वोट चोरी का मुद्दा छाया हुआ है। राहुल ने अब एक बार फिर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसीलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। राहुल ने आगे लिखा कि भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। वैसे अब कांग्रेस ने वोट चोरी रोकने की तैयारी भी कर ली है, इसलिए वोटर रक्षक अभियान शुरू किया गया है। वोटर रक्षकों का काम वोटिंग लिस्ट में होने वाली वोट चोरी को रोकने का होगा। वहीं विपक्ष भी चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर एनसीपी शरद पवार ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं तो आयोग जवाब नहीं देता, बल्कि भाजपा और उसके नेता प्रतिक्रिया देते हैं। यानी चुनाव आयोग अब बुरी तरह घिर चुका है। वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। मुश्किल में तो बीजेपी भी दिख रही है, जो चुनाव आयोग का समर्थन कर फंस गई है। तो वहीं बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार भी कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने सीएम नीतीश के आवास को घेरने के लिए बड़ा प्रदर्शन किया। तो क्या हुआ इस दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वोट चोरी का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। विपक्ष ने वोट चोरी को लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। पटना में बिहार युवा कांग्रेस ने राज्य और केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव करने के लिए सदाकत आश्रम से मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि बात झड़प तक पहुंच गई। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उदय भानु चिप ने कहा, हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि जो वोट चोरी वाली सरकार है वो देश के लोगों के ऊपर अन्याय नहीं कर। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार का वोट और हक अब किसी वोट चोर सरकार की जागीर नहीं है। कांग्रेस ने साफ संदेश दिया कि ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई है हर उस बिहार वासी के लिए जिसका वोट छीना गया, जिसकी जमीन हड़पी गई, जिसका हक लूटा गया। वोट चोरों का हिसाब सड़क पर होगा। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, बिहार के हक की लड़ाई है। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन अब बढ़ता ही जा रहा है।
जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। उसकी नजर वोट चोरी रोकने पर है, क्योंकि चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर करा रहा है। केरल में इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब चुनाव आयोग भी बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी में है, लेकिन जिस तरह अलग अलग राज्यों में इसका विरोध देखा जा रहा है, ऐसे में मुश्किल नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग पूरे देश में इसे लागू कर पाएगा। केरल में तो प्रक्रिया को लागू करने से पहले वापस लेने की स्थिति दिखाई दे रही है। खुद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग को कहा गया है कि राज्य में एसआईआर को टाल दिया जाए। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान एसआईआर शुरू करने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एसआईआर का विरोध किया। इस प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की। केवल बीजेपी ही इस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, वरना लगभग सभी प्रमुख दलों ने इसका विरोध किया है। एसआईआर पर चिंता जाहिर करते हुए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एम लिजू ने कहा कि अगर 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाया जाता है तो लगभग 50 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। ये प्रति विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20,000 मतदाताओं के बराबर होगा। यानी केरल में भी वोट काटने की आशंका जताई जा रही है। गौर फरमाने वाली बात ये भी है कि जल्दी ही राज्य में निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे वक्त पर एसआईआर को अगर लागू किया जाता है तो बिहार जैसा मोर्चा दक्षिण में भी खुल सकता है। ऐसे में केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ही भारत निर्वाचन आयोग से राज्य के एसआईआर को टालने की मांग रख दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्रीय चुनाव आयोग अपना फैसला पलटेगा या फिर केरल में भी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खुलेगा। एसआईआर के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। केरल में 6 महीने बाद ही चुनाव होने हैं, इसलिए सियासी पार्टियों को चिंता भी दिख रही है। वैसे विरोध का कारण निकाय चुनाव को बताया जा रहा है, लेकिन असली चिंता तो वोट चोरी की है। कांग्रेस के अभियान का असर अब पीएम मोदी को भी दिखने लगा है, क्योंकि जब वो अरुणाचल प्रदेश पहुंचे तो पीएम की सभा में उनका ही विरोध देखने को मिला। पीएम मोदी बीते दिन अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां ईटानगर में मौजूद इंदिरा गांधी पार्क में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी। पीएम मोदी जब बोल रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी एक शख्स ने पीएम की रैली का विरोध किया। ये घटना उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री अब तक की सबसे बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां प्रदेश भर से हजारों लोग उनका भाषण सुनने के लिए जमा हुए थे। जानकारी के मुताबिक युवक ने कार्यक्रम के बीच में ही विरोध का झंडा लहराया, जिससे सुरक्षा कर्मियों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उससे पूछताछ की गई। हालांकि उस शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। और अब इस मामले पर कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि पीएम मोदी जिस तरह से काम का बखान करते रहते हैं, लेकिन वो काम होते नहीं हैं, इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। मोदी सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर लोगों में नाराजगी है, जो समय समय पर देखने को मिलती रहती है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम की रैली का विरोध देखा गया हो। इससे पहले मणिपुर में भी पीएम मोदी की रैली का विरोध किया गया था, काले झंडे दिखाए गए थे। और अब अगर ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा तो बीजेपी और पीएम मोदी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पीएम मोदी का विरोध संकेत दे रहा है कि अब उनके सामने लोकप्रियता संकट खड़ा हो चुका है। तो कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर जो अभियान शुरू किया है, उससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संकट में है। अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की आलंद सीट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक सरकार अब चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी में है। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खरगे ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग पर नाम हटाने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया कि कर्नाटक की आलंद सीट पर 6018 वोट काटने की कोशिश की गई। उन्होंने चुनाव आयोग पर यह गंभीर आरोप लगाया कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार आयोग से इससे जुड़ी जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं दी। उनके आरोपों पर जब चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिखाई दिया तो उसने अपनी सफाई पेश की। बीजेपी भी आयोग के बचाव में उतरी, लेकिन ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। पहले ही कर्नाटक सरकार की तरफ से इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की जा रही है और अब खबर आ रही है कि कर्नाटक पुलिस 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आलंद निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से नामों के अवैध डिलीशन की जांच के लिए जरूरी डेटा प्राप्त करने के लिए कानूनी रास्ता भी अपना सकती है। पुलिस ने सर्च वारंट लेने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है, यानी कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर धांधली हुई है तो इसका पूरा सच वो सबके सामने लाकर रहेगी।
जिस तरह पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और अभी मामला कोर्ट भी पहुंच सकता है, ऐसे में बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ सकती है। कर्नाटक सरकार ने साफ कह दिया है कि राज्य पुलिस जल्द ही कोर्ट जा सकती है, जिससे वोट चोरी के सबूत चुनाव आयोग से हासिल किए जा सके और वोट चोर पकड़े जा सके। राहुल गांधी तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी नहीं होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। सबूत सामने है, बीजेपी की सीटें पहले ही 63 घट गई थी, बीजेपी बहुमत से दूर रह गई और अब इसे लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शून्य हो जाती तो जीएसटी भी शून्य हो जाती। मोदी सरकार जीएसटी को लेकर अपने ही फैसले पर घिर गई है। जीएसटी में बदलाव को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती इसलिए की क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई थी। यही इसका सीधा नतीजा है। टीएमसी नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटें गंवाई, संख्या 303 से घटकर 240 रह गई। इसलिए जीएसटी भी 27% से 18% तक घटी। उनकी सीटें और कम होती तो ये 9% हो जाती। जिस दिन बीजेपी के पास कोई सीट नहीं रहेगी तब जीएसटी शून्य हो जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या पिछले 8 साल से सरकार के जरिए जीएसटी के नाम पर जनता से ज्यादा टैक्स लिया गया? बंगाली में कहते हैं कि बिल्ली तब तक पेड़ पर नहीं चढ़ती जब तक उसे खतरा ना हो। टीएमसी नेता यही नहीं रुके, उन्होंने और भी कई मुद्दों का जिक्र किया। अभिषेक ने कहा कि आज देश और उसकी अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार ने घुटनों पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण बहुत नुकसान हुआ, इसका कारण भाजपा है। केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों का राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की हार के चलते ही जीएसटी कम हुई है, यानी हार के डर से बीजेपी को आम आदमी की चिंता हुई है। वहीं बीजेपी की चिंता और बढ़ने वाली है क्योंकि सपा नेता आजम खान अब जेल से बाहर आ गए हैं। आजम 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है। तो क्या कुछ कहा आजम खान ने, देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 23 महीने बाद सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान बड़े काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हुए। अपनी रिहाई के बाद आजम ने कहा कि मैंने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया और दुश्मनों का भी बुरा नहीं किया। मेरी कलम किसी के लिए गलत नहीं चली, कोई भी मुझे बुरा नहीं कह सकता है। अभी कोई सियासी बात नहीं करेंगे, सबसे पहले दवा कराएंगे, फिर आगे का कोई प्लान बनाएंगे। आजम से जब सवाल किया गया कि क्या वो बीएसपी में जा रहे हैं और क्या सपा चीफ अखिलेश यादव से नाराज हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नाराजगी की कोई बात नहीं है और क्या सियासी प्लान है वो आगे बताएंगे। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई पर खुशी जताई और कहा कि आजम की रिहाई के लिए सबसे पहले मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। हम समाजवादी लोग विश्वास करते हैं कि कोर्ट न्याय करेगा। समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि आज आजम खान रिहा हुए हैं। आजम पर जितने भी केस हैं वो सभी झूठे हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो सभी झूठे केस वापस ले लिए जाएंगे। आजम की रिहाई के बाद अब प्रदेश की सियासत में भी हलचल मच गई है। खासतौर पर यूपी पंचायत चुनाव से पहले उनकी रिहाई ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास है कि आजम अगर जेल से बाहर रहेंगे तो इसका असर यूपी के बड़े हिस्से पर दिखाई देगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चमत्कारी और करामाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद अब ये लगने लगा है कि उनका जादू अब फीका पड़ने लगा है। वो अब कह रहे हैं कि नागरिक देवो भव। आप समझ गए कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आने लगे हैं और ये नागरिक हैं जिन्हें नोटबंदी की लंबी लंबी लाइनों में लगाकर प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकल गए थे। ये वही नागरिक हैं जो जुल्मों की आग में इंतज़ार करते रहे मणिपुर में कि उनके प्रधानमंत्री आकर उनकी खबर लें। वही नागरिक जो पंजाब में और देश के कई हिस्सों में किसान होते हैं और उन्होंने अपनी जानें दे दी। क्या ये नागरिक तभी देव होते हैं जब कहीं पर चुनाव होते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।